नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग का जो वीडियो होता था, पहले मैं पीडीएफ बना के करता था। मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते थे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद अंत में हम कुछ और आंसर्स को देखते हैं। तो आज जो हम देखेंगे आंसर, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। इसके अलावा एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा चैतन्य महाप्रभु पर, जो है आया हुआ 2018 के यूपीएससी का। ओके, आपको पिछले लेक्चर में जब मैंने बीपीएससी के लिए दृष्टि आईएएस के मेंस की बुक बताई थी, मुख्य परीक्षा के लिए GS1 GS2 पूरा इसमें सिलेबस है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था इस बुक के बारे में, आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस बुक में बहुत सारे करीब में एक जगह पर 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा चैनल पर, वहाँ से आप ले सकते हैं और आप इस क्वेश्चंस को बैठ के लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मुझे भेज सकते हैं, मैं अपना टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम मेल सारे ID दे देता हूँ, जहाँ भी आप चाहो भेज सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है किसी से चेक करवाने की तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भेज सकते हैं। मुख्य रूप से ये उनके लिए मैंने किया था ना, कि जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ उनको टीचर उपलब्ध नहीं हो पाता है कोई चेक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना भेज देंगे तो मैं चेक कर दूँगा। तो ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी में अगर मैं इस 60 में से क्वेश्चंस बताऊं तो आपको इसी 60 में से घुमा फिरा के फिर से पूछेगा। अगर 67वीं बीपीएससी का आप प्री पास करके मेंस दे देने जाते हैं तो इस 60 में से मिनिमम मैं इतना तो बोल सकता हूं आपको, करीब में 10 क्वेश्चंस के करीब में इसी में से टकराएंगे, है ना। तो इतना ज़्यादा रिपीट करता है। अगर आप इस क्वेश्चन को PDF जब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जब आप PDF देखो आपको खुद ही लगेगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है। तो आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं, और GS1 से शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस पता होगा। GS1 में क्या आता है, भारतीय कला से लेकर और भारतीय समाज आता है, उसके अलावा और भी टॉपिक्स आते हैं। तो आज हम भारतीय कला और इतिहास से जो क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन आर्ट लिखा हुआ है टॉपिक, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इससे क्वेश्चंस पढ़ेंगे भी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन आता है GS2 के पेपर में, पॉलिटी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को लिख के मुझे भेज सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अगर नहीं दिख रहा हो, छोटा छोटा है यहाँ पर, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, यूपीएससी की खासियत होती है। क्या है कि इसकी खासियत, अगर आपने कला संस्कृति भारत का नहीं पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और अगर आपने सारा पढ़ लिया है लेकिन आपकी समझ नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण। भारतीय कला के बारे में कहीं पर पूछा है क्या? नहीं पूछा इन्होंने, एक भी नहीं पूछा है कि भारतीय इस कला के बारे में बताइए, उस कला के बारे में कोई फैक्ट नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्ट है कि भारतीय कला का जो संरक्षण है वो आज के समय की ज़रूरत है। कैसे बताइए आप, इसको आपको बताना है प्रूव करके आप क्वेश्चन के अंत तक कि भारतीय कला का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये तो क्वेश्चन कोई नॉर्मल इंसान भी लिख सकता है। इसको मैंने लिखा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करके इसको मैं आपको मॉडल आंसर के तौर पर दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत का आकलन कीजिए। यहाँ पर आप फिर से पढ़ सकते हैं, मैं पढ़वा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन कि भारत के इतिहास के पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत के महत्व का आकलन कीजिए। 2018 यूपीएससी क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें क्या सब लिखेंगे, अगर मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या सब लिखना है, तो जैसे एक कॉपी ले लिया मैंने, दूसरा कॉपी मैं ले लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। जैसे मैंने एक कॉपी लिया और इस पर मैंने लिखना शुरू किया कि चीनी यात्री और अरबी यात्री की बात कर रहा है। ध्यान रखना, अरबी राइटिंग की बात नहीं कर रहा, अरबी भाषा की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कि अरबी यात्री के क्या योगदान है, उसके बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर। ओके, तो आपको उसमें से लिखना पड़ेगा। तो आप क्या सब लिखोगे इसमें? सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे चीनी यात्री। रुक जाओ, मैं अच्छे से बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, इस बुक को साइड करता हूँ मैं। आंसर राइटिंग के आप जब तक खुद से कलम नहीं चलाओगे तब तक नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको शुरू किया था कि एक बार PDF में नहीं उतना एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं सही से। क्या था कि चीनी यात्री
और अरबी यात्री के बारे में बताना था कि इनकी जो हमारे पास इनकी राइटिंग, इनके बुक हैं, वो भारतीय इतिहास के फिर से रचना करने में कैसे मदद करेंगे। 3 कीवर्ड्स थे, चीनी यात्री, अरबी यात्री, रचना करना है किसकी, भारतीय इतिहास की। कीवर्ड्स पकड़े हमने। अब हम क्या लिखेंगे कि भारत में प्राचीन समय से ही बहुत सारे यात्री आते रहे हैं। देखो 150 शब्द में ही लिखना था इसको, पहले इस चीज़ को ध्यान रखना। यूपीएससी में आपको शब्द लिमिट बंधा हुआ होता है, तो आप पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि भारत में चीनी यात्री और अरबी यात्री मुख्य रूप से कब से आए हैं। चीनी यात्री तो बहुत प्राचीन समय से आ रहे हैं। अरबी यात्री कब आए हैं, जब वहाँ पर सिंध में आक्रमण हुआ है, उसके बाद से अरबी यात्री भारत आना शुरू हुए हैं। समझ रहे हो ना। तो उसके बारे में आपको लिखना है। चीनी यात्री का गोला बनाया मैंने, एक इंट्रोडक्शन के याद तौर पे दे रहा हूँ। चीनी यात्री मैंने लिखा, रफ रूप में बना रहा हूँ मैं। ओके, लिखा कौन सा, ह्वेनसांग, पता होगा। फाहियान, इससे पहले आया था फाहियान। फाहियान और ह्वेनसांग के बीच में कौन आया था, सुंगयुन। सबसे बाद में कौन आया है, तो इत्सिंग। इन सब के बारे में आ गया। अब इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। ह्वेनसांग ने कितना अच्छा चर्चा किया है, नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह की। सुंगियन ने क्या चर्चा किया। फाहियान किसके समय में आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के समय में आया। इसने भारत की कानून व्यवस्था, यहाँ की भू व्यवस्था, यहाँ के धार्मिक रूपों की बहुत सुंदर विवेचना की है। तो आप उसके बारे में आप मुश्किल से कितना शब्द लिखोगे, मुश्किल से 75 शब्द के करीब में लिखना है मात्र आपको, इन सारों को मिला के मैं कह रहा हूँ। समझ रहे हो ना। बाकी फिर अरबी यात्री पर हम आ जाएंगे। ओके, अरबी यात्री में कौन कौन आते हैं, मुख्य रूप से पहले अल मसूदी का नाम लिख देना। अल मसूदी अरबी यात्री में पहला आता है, अल मसूदी। इसकी किताब का नाम मैं बता देता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि इसकी किताब, अरबी यात्रियों की किताब के नाम याद रखना बड़े कठिन होते हैं। तो अल मसूदी की किताब का नाम क्या है, मरूज अल दहब। देखो मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो सकता है, लेकिन ये यूपीएससी के जीएस में पूछा है, तो इसलिए बिल्कुल आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, समझना इस चीज़ को। उसके बाद से दूसरा लिख सकते हो इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका नाम है, इब्न बतूता बगल में जूता वाला नहीं, ये नाम है यात्री का। इसके बुक का नाम है रेहला, और ये किसके समय में आया है, एमबीटी के समय में था ये भारत में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात कर रहे हैं। तीसरा है इब्न खुरदादाब। इब्न खुरदादाब है ना। इसकी बुक का क्या नाम है, किताब, इसका बुक का नाम है किताबुल मासलिक। तो इन तीनों चारों के बारे में और भी अगर आपको कोई पता हो, बहुत सारे लोग लिख देते हैं अल-बरूनी का नाम। अल-बरूनी अरबी यात्री नहीं था, उसने अरबी में रचना की है, अरबी भाषा में उसने किताब लिखा है। वो अरब से आया हुआ यात्री नहीं था, वो गजनबी के साथ आया था और वो अफ़गानिस्तान के तरफ से आया था। तो जब आप इन 6-7 यात्रियों का नाम लिख दोगे और इनके विवरण थोड़े थोड़े भी, एक एक लाइन भी, 2-2 लाइन भी लिख दोगे, तो आपका 150 शब्द आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। क्या था क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ कि चीनी और अरबी यात्रियों के विवरण जो हैं वो भारतीय इतिहास के पुनर्रचना में कैसे मदद करते हैं। चीनी और भारतीय अरबी यात्रियों के वृत्तांत का महत्व का आकलन कीजिए भारतीय इतिहास के पुनर्रचना में। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक नई असाधारण नई दिशा मिली। इस क्वेश्चन को मैं मॉडल आंसर के तौर पर आज ही दिखाऊंगा। ओके, अब चलते हैं हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन पर। आज छोटा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में अच्छा होना चाहिए ताकि आप लिख सको। पॉलिटी क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आप पॉलिटी पूरा पढ़ के जाते हो, पॉलिटी क्वेश्चन आसान आते हैं। ओके, तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है कि भारत और यूएसए 2 विशाल लोकतंत्र हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, उसको मत ध्यान देना। भारत और यूएसए 2 विशाल लोकतंत्र हैं। इन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये 2 राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। इसने क्या पूछा है कि भारत और यूएसए के लोकतंत्र में मूल रूप से अगर मैं पकड़ाऊँ आपको कीवर्ड्स, तो क्या पूछा है इसने, समानता को पूछा है कि भारत और यूएसए के लोकतंत्र में समानता क्या है, आप इसको बताइए। कौन से 2 ऐसे सिद्धांत हैं जो दोनों देश में कॉमन हैं। हमें क्या लिखना है, हमें इन दोनों में, भारत और यूएसए के जो देश हैं दोनों में हमें समानता को लिखना है। किस स्तर पर, कि उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये 2 राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। हमारा और यूएस का जो राजनीतिक तंत्र जिस पर आधारित है, उन आधारभूत सिद्धांत का परीक्षण करना है।
ओके, तो हम क्या लिख देंगे कि सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको मैं वो बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा, मान लो इस आंसर को मैंने पूरा यहाँ पर लिखा, तो मैं क्या लिखूँगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि भारत और यूएसए दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक हैं। ओके, उसके बाद से क्या करेंगे कि यूएसए को ब्रिटेन से उसने भी आज़ादी प्राप्त की थी। सबसे पहला आज़ादी प्राप्त करने वाला देश ब्रिटेन ही था, और सबसे जो 1947 के करीब में भारत भी इससे ब्रिटेन से ही आज़ादी पाए। इतना इंट्रोडक्शन लिखने के लिए काफ़ी है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, भारत और यूएसए के सिद्धांतों में समानता, समानता मैं लिख दूँगा, है ना। समानता लिखा, 2 भाग में बांट दिया, इधर लिख दिया भारत, इधर लिख दिया यूएसए। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो सिद्धांत, किन 2 सिद्धांतों पर ये दोनों समान है। जैसे सबसे पहला क्या लिखेंगे सिद्धांत में, सबसे पहले हम लिखेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र पर दोनों में समान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना देश, और यूएसए दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र में से आता है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, लोकतंत्र के बाद लिखेंगे हम कि हमारा जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या क्या समानते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का पद जो है हमने दोनों एक ही जगह से लिया है। उसके बाद से मूल अधिकार जो है भारत ने कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया है। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष के आधार पर भी ये दोनों समान हैं। वहाँ भी चुन के आता है, और हमारे यहाँ भी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति हमारे, वो चुन के आते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, समानता और भ्रातृत्व की भावना दोनों जगह संविधान में इंगित करके दिया हुआ है। तीसरा क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो दोनों जगह दिया हुआ है संविधान में। सबसे पहला प्रस्तावना दुनिया में यूएसए में ही डाला गया था, और भारत में भी प्रस्तावना डाला गया है। उसके बाद से क्या लिख सकते हैं हम, और भी बहुत सारा चीज़ आप कंपेयर कर करके लिख सकते हैं कि दोनों में क्या समानता है, क्या असमानताएं हैं। जैसे पूर्णावलोकन का सिद्धांत जो है, न्यायिक पूर्णावलोकन का, वो भारत और यूएसए दोनों में समान है। और विविधता जो है दोनों देशों में वो भी बहुत ज़्यादा है। भारत में आंतरिक विविधता बहुत ज़्यादा है, तो यूएस में उसको देशों का देश कहा जाता है। उसमें बहुत पूरी दुनिया के देश कहाँ पर बसे हुए हैं, यूएसए में बसा हुआ है। समझ रहे हो ना। और तो आप इन चीज़ों के आधार पर उनको समानता बता सकते हो। धर्मनिरपेक्ष है दोनों के देश। ओके, उसके बाद से क्या है, अखंड, जैसे राज्यों को अपने यहाँ संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि बिहार राज्य ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोले भारत से अलग हो सकते हैं। यूएसए में भी यही चीज़ है, वहाँ के भी कोई राज्य ये नहीं बोल सकते कि हम यूएसए से अलग होना चाहते हैं। तो आप समझ गए मूल चीज़ों के इसके किन आधार पर किस तरह का फ्रेमवर्क बना कर लिखना है। आप इसको लिखने की कोशिश करना। मुझे आप भेज सकते हो अगर आप भेजना चाहो, यूपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए, जिस भी के लिए आप लिखना चाहो आप इसको लिख सकते हैं। यूपीएससी के लिए मुख्य रूप से है अभी। ओके, बीपीएससी में तो पॉलिटी का सेक्शन में भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो इसको ज़रूर लिखने की कोशिश ज़रूर करना, लिख के भेजना, मैं बताऊंगा आपको चेक करके। अगला मैं बताता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पॉलिटी क्वेश्चन कर रहे थे। अगला है कि किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है। ऐसे उद्घोषणा के लागू रहने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के आपसे क्या पूछ लिया, वित्तीय आपातकाल के आपसे परिणाम पूछ लिया है, और पूछा है कि कब घोषणा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, रुक जाओ। इसके बाद अभी हम लोग 2 ही क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम मॉडल आंसर पर चलेंगे। इसको अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा कि 360 आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल 360 के आधार पर क्या बोला गया हमारे संविधान में कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है। क्या कर सकते हैं, यदि प्रेसिडेंट को किसी भी माध्यम से यह सुनिश्चित हो जाए कि भारत और उसके क्षेत्र विशेष में आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमी की हालत वो बहुत ही ख़राब हो गई है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। पहले हमें ये लिख देना है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या लिखेंगे कि भारत के संविधान ने अपनी अद्वितीय पहचान के तहत वित्तीय आपातकाल की भी व्यवस्था किया हुआ है। जो आर्थिक स्थिति विपरीत हो जाए तो उस समय उसको लागू किया जा सकता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन आप कुछ अपने शब्द में ले सकते हैं। मैं कोई ऑलरेडी याद करके तो नहीं आया कि शब्द साहब बता सकूं। मैं भी यहीं पर एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, आंसर फ्रेम करता हूं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसने पूछा है, क्वेश्चन का अगला पार्ट अगर आप देखोगे तो पूछा है परिणाम क्या होगा। ओके,
तो परिणाम इसके बाद हमसे पूछेगा, परिणाम हम लोग क्या लिखेंगे कि इससे क्या क्या हो सकता है। वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद की जो परिस्थितियां हैं ना, वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, संचित निधि जो होती है ना, उन पर जो होता है वो पूरा पूरी केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, राज्यों के भी। तो क्या होगा, राज्य द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा। जो राज्य के लिए धन विधेयक होता है, राज्य द्वारा जो धन विधेयक पारित किया है अपने यहाँ के वित्त के लिए, उस पर किसका अब मतलब आदेश लेना अनिवार्य हो जाएगा, तो राष्ट्रपति। पहला परिणाम तो यही होता है। आपको परिणाम पता होने चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। किसी भी पद या अधिकारी सेवा के वेतन, पेंशन, भत्ता में कटौती कर सकते हैं राष्ट्रपति। किसी के भी, भारत में कोई भी न्यायाधीश से लेकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मंत्री, किसी के भी वेतन में कटौती की जा सकती है, समझ रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, वेतन, भत्ता, पेंशन, किसी भी चीज़ में वित्तीय आपातकाल में कटौती हो सकती है। अन्य कोई भी वित्त संबंधी मामला जिसे केंद्र जरूरी समझेगा, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कोई भी वित्त संबंधी मामला, पूरे देश की वित्तीय शक्ति किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र के हाथ में आ जाती है। वो जो चाहेगा, वो जिसके चाहेगा उसका पेंशन काट सकता है। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काटते हैं क्या किसी का? नहीं, मंत्रिपरिषद जब जिसके चाहेगी ना, उसका पेंशन काट सकती है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करके बताया आपको, एक ये वाला बताया और उसके बाद से एक चीनी यात्री वाला भी मैंने बताया है। आप इसको लिख सकते हैं, बैठ के अच्छे से लिख सकते हैं। अब तो मैंने समझाया भी है कॉपी पर लिख के, और आप इसको भी लिख सकते हैं कि भारत और यूएसए के किन सिद्धांतों पर समानता है। अब हम किस पर चलेंगे, अब हम चलेंगे आज के दो आंसर पर, आपको ले चलता हूँ। दो आंसर मैं दिखाऊंगा, एक चैतन्य महाप्रभु वाला आंसर दिखाऊंगा और उसके बाद से एक कौन सा दिखाऊंगा मैं, वही आर्ट के कैसे हमें संरक्षित क्यों करना चाहिए भारतीय कला को, उसके बारे में। ओके, एक क्वेश्चन ने पूछा था 2018 में ही कि चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक नई असाधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा कीजिए। भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा करना है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग जानते होंगे, किस इलाके में सक्रिय थे, इतना तो पता होगा। नहीं पता होगा आपको, भक्ति आंदोलन पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी के बुक से जाकर। एनसीईआरटी के बुक में आपको पूरा मिल जाएगा, 11th के एनसीईआरटी में है। चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के प्रमुख संतों में से एक हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति के द्वारा सामाजिक एकीकरण का प्रयास किया। इनका प्रभाव मुख्य रूप से वर्तमान पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के क्षेत्र में विस्तृत था। वर्तमान का जो बांग्लादेश है उसकी बात हम कर रहे हैं। बाद में इनके अनुयायियों के द्वारा इसका फैलाव वर्तमान के बिहार और यूपी में भी किया गया था। मेरे गांव में क्या होता था कि जो कंठी पहनते हैं लोग, तुलसी माला जिसको कहा जाता है, सामान्य भाषा में उसको कंठी कहते हैं, नाक पर बड़ा सा तिलक लगाते हैं, वही लोग चैतन्य महाप्रभु वाले हैं जो हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन करते हैं, वही है चैतन्य महाप्रभु का गौरांग संप्रदाय या गौर संप्रदाय जिसको कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन का क्या नाम था, तो अचिंत्य भेदाभेद इनके दर्शन का नाम था। ओके, बंगाल के नदिया में इनका जन्म हुआ था। गौर संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, गौरांग भी कहीं पर लिखा रहता है। संकीर्तन को बढ़ावा दिया था। बांग्ला भाषा में इन्होंने मुख्य रूप से रचना किया था। मध्यकालीन संतों के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि वो अपने लोकल लैंग्वेज को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। जैसे विद्यापति वगैरह का नाम अगर लेंगे बीपीएससी के लिए आप, तो उन्होंने मैथिली और बांग्ला दोनों में रचना की है। मुख्य रूप से रचना मैथिली भाषा में किया हुआ उन्होंने। ओके, चैतन्य महाप्रभु जी की विशेषता एवं योगदान, क्यों ये असाधारण थे। अगर हम इनकी विशेषता और योगदान को बता देंगे तो इसका मतलब पता चल जाएगा क्यों ये असाधारण थे। कृष्ण भक्ति को बिना कर्मकांड के संकीर्तन एवं नाट्य लीला के माध्यम से लोगों में इन्होंने फैलाया था। जाति तथा धर्म दोनों की सीमाओं को तोड़ा तथा सभी जाति सभी धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ा। दलितों के उत्थान के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया था चैतन्य महाप्रभु ने। इनकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो आगे आएगा। अगला पॉइंट है कि कर्मकांड आधारित आडंबर को नकारा तथा साधारण राधा कृष्ण प्रेम आधारित भक्ति गीतों की रचना की और घूम घूम कर मंडली बनाकर इसका प्रचार प्रसार किया। आप जो कृष्ण लीला देखते हो, रास लीला वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े जब यज्ञ वगैरह होते हैं तो उसमें जो रास लीलाएँ होती हैं वो इन्हीं का शुरू किया हुआ है ना। चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। कृष्ण और राधा के प्रेम आधारित जो आप भजन कीर्तन संकीर्तन सुनते हो वो इन्हीं का मुख्य रूप से शुरू किया हुआ है। मदिरा मांस विलासिता से समाज को बचाने की कोशिश की गई। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, जनजातियाँ, महिलाएं सभी को अपनी मंडलियों में इन्होंने स्थान दिया था। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। इन्होंने जात और धर्म हर चीज़ से ऊपर उठ गए थे। इन्होंने मुस्लिमों को तक कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया था, समझ रहे हो ना। भागवत धर्म को सर्वसाधारण के धर्म के रूप में स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई थी इन्होंने। भागवत धर्म जो होता है उस धर्म को इन्होंने सर्वसाधारण का धर्म बना दिया था। अब अगर आप जाओगे, ये जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं, इनके यहाँ कोई ज़्यादा कर्म कांड नहीं होता, बस संकीर्तन करना होता और कुछ नहीं करना होता है।
उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि चाहे बांग्ला साहित्य हो या समाज हो, चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें एक सुखद मोड़ देने की संपूर्ण कोशिश की थी। मात्र 150 शब्दों में लिखना था इसको, और भी अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो इसको। बहुत ही छोटा सा मैंने लिखा है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, 150 शब्दों में लिखना। अगले वीडियो में क्या करूँगा ना कि यूपीएससी का जो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज लेता है उसमें कुछ टॉपर्स की कॉपी हैं, तो मैं उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिखा दूंगा कि कैसे वो लोग आंसर लिखते हैं। आप जब उनके आंसर को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। ओके, आज के अगले आंसर पर चलते हैं, मॉडल आंसर पर। उसको मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ। ये तो पूरा मेरे आंसर का कॉपी है, इसमें सारे आंसर्स लिखे हुए हैं एक ही जगह पर। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा करना है इस पर। समझ रहे हो ना? तो भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से बना हुआ देश है। हमारे यहाँ मूर्त एवं अमूर्त विरासत देश के हर कोने में पाया जाता है। अमूर्त और अमूर्त क्या होता है? ऐसी कला संस्कृति जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और एक और ऐसा कला संस्कृति जिसको हम छू नहीं सकते। मुख्य रूप से वो आध्यात्मिक शक्तियाँ वगैरह सब होती हैं। विरासत देश के हर कोने में पाया जाता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में शायद उनका उपयोग उचित ढंग से करने की जरूरत है। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हम समाज के लिए इसको संरक्षित करना चाहते हैं। किसके लिए? हम समाज के लिए इसको संरक्षित करना चाहते हैं। हम अपनी संस्कृति के लिए इसको संरक्षित करना चाहते हैं। हम अपने आर्थिक हित के लिए इसको संरक्षित करना चाहते हैं। मुख्य रूप से 3 पॉइंट बन गए। समाज के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये जिम्मेदारी के रूप में हमें प्रदान किया है। हमें मूल कर्तव्य में लिख के दिया है कि आप अपने धरोहर को सम्मानित संरक्षित करोगे। नीति निदेशक तथा मूल कर्तव्यों के माध्यम से अपने धरोहर को संरक्षित करने का उपाय किया गया है। नीति निदेशक तत्व में भी इसका उल्लेख किया गया है। दुनिया का हर सभ्य समाज अपने इतिहास, अपनी संस्कृति से सीखता है। हमारे धरोहर सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि वो एक सैकड़ों वर्ष के अनुभव का प्रमाण है जो हमारे समाज को कुछ न कुछ सिखाती है। संस्कृति के लिए दुनिया के सभी प्राचीन सभ्यता मिट गए, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति केवल इसलिए आज भी जीवित है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसे सहेजा है। हमें भी उनका अनुकरण करना होगा। अजंता, एलोरा हो या छऊ, सत्रिया, भरतनाट्यम, ये सभी हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष की मेहनत से निर्मित कलात्मक कृतियाँ हैं। इनका संरक्षण आवश्यक है। अशोक का न्याय हो या चोलों की आक्रामकता या हो शिवाजी का स्वराज, ये सभी हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए अध्ययन का एक साधन होंगे। इतिहास हमें हमारी गलतियों को याद दिलाता रहता है। इतिहास को संरक्षित इसलिए भी करना होता है कि इतिहास हमें ये बताता है कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। मूल चीज़ यही होता है। शंकराचार्य से लेकर मेरा ये चीज़ समझ में आया तो बताना जरूर कि मैंने जो बोला है, इतिहास हमें ये सिखाती है, इतिहास हम कुछ नहीं सीखते हैं। शंकराचार्य से लेकर मीराबाई तक एवं उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक संपूर्ण भारत एक संस्कृति का द्योतक है। इसे सहेजना होगा। हमें अपने लिए और विश्व के लिए भी हमें इसको सहेजना पड़ेगा। अगला क्या है? आर्थिक हित के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक पर्यटन सूचकांक में हम अभी भी 54वां स्थान पर हैं, जबकि हमारे पास विश्व के सबसे समृद्ध कला और विरासत मौजूद है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में अभी हमारे मात्र 40 स्थल सूचीबद्ध हैं, और भी स्थलों के संरक्षण द्वारा हम इस सूची का विस्तार कर सकते हैं। पर्यटन से हमारी जीडीपी में मात्र 4.5% का योगदान दिया जाता है। ये क्षमता अनुसार कम है। हमारा इतना विशाल देश है और हमारी जीडीपी मात्र 4.5% का पर्यटन का योगदान है। ये बहुत ही कम है। हालांकि सरकार ने अनेक योजनाओं द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा दिया है और संरक्षण भी कर रही है, जैसे प्रसाद योजना है, धरोहर गोद लो योजना है, हृदय योजना है, और भी अगर आपको योजनाएं पता हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है ये 2 नंबर लाइक आंसर हो, लेकिन एटलीस्ट मैंने लिखने की कोशिश की है ना। नहीं आना से ज़्यादा अच्छा होता है आते हुए भी नहीं लिखना। समझ रहे हो ना? तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, वो उसको आप पढ़ के सीख सकते हैं। लेकिन आपको आ रहा है फिर भी आप अगर नहीं लिख रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा गलत है। अतः वर्तमान उपभोगी एवं डिजिटल युग में हमें हमारी कला संस्कृति को संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। वैश्वीकरण में अपनी पहचान बनाकर रखना आसान नहीं होगा, अतः ये अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी कला और संस्कृति संरक्षित हो। 2 आंसर मैंने बताए, 4-5 मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जो भी जैसा भी लगा हो आपको वीडियो, अगर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। मेहनत लगता है आंसर लिखने में भी या समझाने में भी। बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पर, इतना तो मैं जानता हूँ कि जो आपको इतना अच्छे से समझाते हो। खैर छोड़ो, जो भी वीडियो में लगा हो आप कमेंट करके बताना, मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ओके, थैंक यू सो मच।